वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, इनको कब कब लगाया जाता है, इसके साथ इनमें डिफरेंस क्या है। इसके साथ उसके बाद हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को कैसे कंपेयर करें किससे, टी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को, वो देखा। उसके बाद नंबर ऑफ़ सैंपल्स हमने कितने लिए हैं उसके बेसिस पर टेस्टिंग की। टेस्टिंग के बाद जो हमारी टी वैल्यू आई है उसको किस तरह हम टी टेबल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या फिर कंपेयर कर सकते हैं, और अपना जो टेस्ट है उसको पास होगा या फेल होगा टी टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने इस टेबल से चेक किया। स्टूडेंट टी टेस्ट देखा, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेज देखे टी टेस्ट के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके मेडिकल्स अकेडमी। आज हम बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो है हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। साथ में हम लोग स्टूडेंट टी टेस्ट को भी डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमने लास्ट वीडियो में देखी थी कि किस तरह हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाती है, और उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस भी हमने देखी थी। उसी के अंदर हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर जो क्लासिफिकेशन था डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट का वो भी देखा था, जिसके अंदर पहला था हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट, सेकंड था हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर हमने देखा था जेड टेस्ट, टी टेस्ट। टी टेस्ट टू टाइप का, अनपेयर्ड एंड पेयर्ड। इसके साथ एफ टेस्ट भी यहाँ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। साथ में एनोवा, वन वे एंड टू वे। इस वीडियो में हम लोग पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं और उनका इम्पोर्टेंस क्या है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं उनका इम्पोर्टेंस क्या है, और साथ में टी टेस्ट के ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट। फ्रेंड्स, जब भी हम रिसर्च करते हैं या फिर रिसर्च मेथोडोलॉजीज़ का जो सब्जेक्ट है उसकी स्टडी करते हैं, वहाँ पर हमको हाइपोथेसिस टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा। उन्हीं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर हमारे डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट आते हैं, जिसमें से है हमारा पहला पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पर कि पैरामेट्रिक टेस्ट इज काइंड ऑफ द हाइपोथेसिस टेस्ट विच गिव्स जनरलाइजेशन फॉर जनरलाइजिंग रिकॉर्ड regarding the mean of the primary population and original population। मीन्स इन टेस्ट के अंदर क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव क्या होगा, क्वांटिटेटिव डिस्कशन करते हैं या फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं बेसिकली हम पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर। इसका मतलब साथ साथ में हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस के साथ साथ हम लोग जो हमारा प्राइमरी पॉपुलेशन है और जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उनका जो मीन आता है उसको यूज़ करते हुए हम कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट लगाते हैं, जो कि हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर आते हैं। इसके साथ यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज़ ऑफन द एजम्पशन दैट द पॉपुलेशन और द डाटा आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मीन्स इन टेस्ट को जब हम अप्लाई करते हैं, जब हमारा जो पॉपुलेशन का डाटा होता है उसे हम नॉर्मलाइज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्टडी करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहला जो नॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो जिसका यूज़ हम यहाँ पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर करते हैं। साथ में हमारे और जो डिफरेंट टाइप्स का डिस्ट्रीब्यूशन है होता है, जैसे कि फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए। सेकंड, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक होता है हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर जिस डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं हम वो है हमारा नॉर्मल distribution। A parametric statistic test is a test whose model specifies certain condition about the parameters of the population from which sample is drawn। Means parametric test के अंदर हम उन मॉडल्स का या फिर उन मेथड्स का यूज़ करते हुए उन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं जो पॉपुलेशन की कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को फुलफ़िल करता है। लाइक जो हमने कंडीशंस बात कर सकते हैं जैसे क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटी के बेसिस पर या फिर उनके मीन के बेसिस पर। मींस
पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर हम उन टेस्ट को लगाते हैं जिनके अंदर हम लोग जो है किसी ना किसी सैंपल के जो हाइट हो गया, वेट हो गया, इन सब क्वालिटी के बारे में ना बताते हुए क्वांटिटी के बारे में यदि हमको स्टडी करना है तो हम यहाँ पर पैरामीट्रिक टेस्ट का यूज़ करते हैं। पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर जैसे हम जेड टेस्ट करते हैं, इसके साथ टी टेस्ट करते हैं और एनोवा करते हैं। तो जेड टेस्ट और टी टेस्ट जो करते हैं, जो डिफ्रेंशिएशन है वो किसी ना किसी सैंपल की क्वांटिटी के बेसिस पर है। मींस यदि हमारा सैंपल साइज़ लास्ट वीडियो में बात की थी हमने 30 से स्मॉल है या फिर 30 से ज़्यादा है, उस चीज़ के बेसिस पर हम डिफरेंट टेस्ट करते हैं, जो कि है हमारा पैरामीट्रिक, जो कि हमारा जेड टेस्ट या फिर टी टेस्ट। तो हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किसके बेसिस पर किया है, क्वांटिटी के बेसिस पर किया है, इसीलिए हम यहाँ पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट, अगर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की बात की जाए तो ये जो टेस्ट होते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एजम्पशन। जो हमने यहाँ पर देखा था कि पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर जो है एजम्पशंस की ज़रूरत पड़ती है, किसी न किसी हाइपोथेसिस, या फिर यहाँ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर हमको जो है किसी भी तरह का एजम्पशंस नहीं लेना पड़ता। इसके साथ जो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मीन के बेसिस पर होता है। और वहाँ पर जो पैरामीट्रिक के अंदर देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। यहाँ पर हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पर करते हैं, जो क्वालिटेटिव ना होकर क्वांटिटेटिव होते हैं, मीन्स उसकी क्वांटिटी को दर्शाते हैं। उन बेसिस पर हम जो है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को लगाते हैं। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट मेक नो एजम्पशन अबाउट द पॉपुलेशन या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मीन जो हमने ऑब्जर्व किया है, जो उसकी जो प्रोबेबिलिटी हम ले रहे हैं कि होने की संभावना या ना होने की संभावना टेस्ट कंप्लीट, इसके लिए हम किसी भी तरह का कोई भी एजम्पशन मान के नहीं चलते। इसके साथ नॉन पैरामीट्रिक टेक्निक्स जो होती हैं विल अप्लाई, किस तरह के डाटा पे अप्लाई की जाती हैं, जिनका हम क्लासिफिकेशन मेयर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। किस चीज़ के बेसिस पर, मीन विच आर मेजर्ड इन नॉर्मल स्केल, मीन जो नॉर्मल स्केल पर मेज़र की जा सकती हैं, या फिर उनका अगर नॉर्मल बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मीन्स अगर ज़्यादा है, कोई चीज़ ज़्यादा है, कम है, इक्वल है, अगर इस चीज़ का टेस्ट लगाना है क्वांटिटी के बेसिस पर, इक्वालिटी है उसके अंदर, अगर किसी चीज़ का हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर, अगर हम किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उसके नंबर के बेसिस पर ना करते हुए हम यहाँ पर जो है उसकी क्वांटिटेटिव डाटा के ना यूज़ करते हुए, नॉर्मल स्केल का डाटा ना यूज़ करते हुए, हम लोग जो है अगर वो कम है, ज़्यादा है, इक्वल है, कैलकुलेशन के बेसिस पर करते हैं। मींस एज कंपेयर टू पैरामीट्रिक टेस्ट, इन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर हम किसी भी तरह का एजम्पशन नहीं लेते। इन टेस्ट के अंदर, पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है एज कम्पेयर टू नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पर किसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर यहाँ पर जो है हमारा रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके साथ यहाँ पर हम ये, अगर इसका एग्जांपल लिया जाए कोई, तो इसका नॉर्मल सा एग्जांपल है, वहाँ पर हमने नंबर्स के बेसिस पर डिफरेंट टेस्ट लगाना था, लेकिन यहाँ पर हमको कोई चीज़ ज़्यादा है, कम है, इस चीज़ के बेसिस पर टेस्ट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हमसे क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको क्लास की जो हमने पॉपुलेशन ली, उसमें से स्टूडेंट्स का सैम्पल्स लिया, कुछ हाइट के बेसिस पर या वेट के बेसिस पर अगर अपन को टेस्ट लगाना है तो ये पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर जाएंगे। लेकिन वहीं अगर हमको हाइट के बेसिस पर या वेट के बेसिस पर न्यूमेरिकल वैल्यू ना यूज़ करते हुए उसकी, मतलब यदि हमारे क्लास में कितने स्टूडेंट सुंदर हैं, कितने स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, या फिर कितने स्टूडेंट कम सुंदर हैं, उनकी सुंदरता के बेसिस पर यदि हम कोई टेस्ट लगा रहे हैं तो वो उस तरह के टेस्ट हमारे जो है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर आते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है पैरामीट्रिक टेस्ट में और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में। साथ यदि हम एजम्पशंस की बात की जाए कि अगर मान के किसी चीज़ को मान के चल रहे हैं, एज्यूम करके चल रहे हैं, तो पैरामीट्रिक टेस्ट में हमको एजम्पशन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर जो है हमको एजम्पशंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके साथ यदि पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर सेंट्रल टेंडेंसी की बात की जाए,
सेंट्रल टेंडेंसी अगर हमको यहाँ कैलकुलेट करना हो तो हम यहाँ मीन वैल्यू के बेसिस पर सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करते हैं। वहीं यदि अगर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर जो हमारा मीन की जगह मीडियन जो होता है, मीडियन की वैल्यू को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर टेस्ट लगाते हैं अगर सेंट्रल टेंडेंसी की बात की जाए तो। इसके साथ साथ यदि हमको प्रोबेबिलिटी की बात की जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स किस चीज़ के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो यहाँ पर हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर, और यहाँ पर जो है आर्बिट्रेटरी ARBITARY आर्बिट्री जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी तरह किसी भी प्रकार से कहीं से भी कैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, इसके बारे में हमको पता नहीं रहता कि किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होना है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर। और यहाँ पर हमने देख लिया कि क्वांटिटेटिव मीन्स नंबर्स के बेसिस पर हम यहाँ टेस्ट लगाते हैं, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हम जो है उसकी क्वालिटी ले सकते हैं उसके बेसिस पर, या फिर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स कौन सा डाटा किस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा है, इसके बेसिस पर हम जो है यहाँ पर टेस्ट लगाते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट यदि अगर हम और बात करें कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट और पैरामेट्रिक टेस्ट की तो और हम और क्या बोल सकते हैं, और यदि हम पैरामेट्रिक टेस्ट की और बात करें तो पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो यहाँ पर फिर से देखते हैं कि यदि अगर हमको Z टेस्ट लगाना है तो हमारे को जो है नंबर ऑफ सैंपल जो है ग्रेटर देन 30 की ज़रूरत पड़ती है एन। वहीं T टेस्ट लगाना है तो हमको नंबर ऑफ सैंपल्स जो है स्मॉलर देन 30 रखना है। और यदि ये जो Z टेस्ट और T टेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अंदर क्या करते हैं हम जो है T टेस्ट के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, कंपैरिजन ऑफ दो सैंपल्स का मीन जो होता है उनका कंपैरिजन करते हैं। इसके साथ जो एनोवा टेस्ट जो आता है हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर ही, एनोवा के अंदर जो है हम कंपैरिजन करते हैं किसका, टू सैंपल्स का, किस चीज़ के बेसिस पर, एक्स के बेसिस पर। एक्स मीन्स ये अपना मीन ही है, मीन के बेसिस पर हम जो है दो सैंपल्स का कंपैरिजन करते हैं किसमें, एनोवा के अंदर। और जो नेक्स्ट हम बात करते हैं किस चीज़ की, T टेस्ट की, WS गॉसेट, इन्होंने जो है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, T टेस्ट के बारे में डिस्कशन किया था। उनका जो पेन नेम था स्टूडेंट T टेस्ट के बेसिस पर इसको पब्लिश किया था, इसलिए इस टेस्ट को जो है हम स्टूडेंट T टेस्ट बोलो या फिर T टेस्ट बोलो, बिकॉज ही वाज वर्क इन ग्नीसन एंड कंपनीज। ये जो कंपनी का नाम है ग्नीसन एंड कंपनी के अंदर जब वर्क करते थे, जो कि हमारी आयरलैंड के अंदर है वहाँ, और उनकी जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है कोई भी स्टूडेंट या फिर रिसर्चर अपने नेम के बेसिस पर किसी भी पब्लिकेशंस को पब्लिश नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने अपना पेन नेम लेते हुए स्टूडेंट के नाम बेसिस पर जो है उन्होंने इस टेस्ट को पब्लिश कराया। स्टूडेंट T टेस्ट, अब बात करते हैं स्टूडेंट T टेस्ट यूज़ कहाँ होता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्टूडेंट टेस्ट इज़ यूज्ड व्हेन सैंपल साइज इज़ लेस देन 30 एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ अननोन। मीन्स जो हमारा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से जो सैंपल लिया है अगर उसकी क्वांटिटी या फिर उसका नंबर लेस देन 30 है तो हम T टेस्ट लगाएंगे, पहली चीज़। सेकंड, यहाँ पर जो पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो हमको पता नहीं होता, और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। वहीं यदि सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की जाए तो उसको हम स्मॉल s से जो है डिनोट करते हैं। इन दोनों पॉइंट को याद रखिए, न्यूमेरिकल्स में आगे यूज़ होंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है स्टूडेंट T टेस्ट इज नॉट ओनली टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स यहाँ पर दो पॉइंट है हमारे। पहला, T टेस्ट जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किस लिए किया जाता है, किसी भी सैंपल्स जो हमने एनालिसिस के लिए लिए हैं अगर उनके मीन्स का डिफरेंस अगर अपन को पता लगाना है, उनके बीच में सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या नहीं, उस चीज़ के लिए हम T टेस्ट का यूज़ करते हैं। साथ साथ में हम जो है T टेस्ट का और किस लिए यूज़ कर सकते हैं, कोरिलेशन निकालने के लिए, डिफरेंस इन कोरिलेशन, इसके साथ प्रोडक्ट मूवमेंट, इसके बाद इन चीज़ों में हम जो है जो स्टूडेंट T टेस्ट का यूज़ करते हैं। यहाँ इस स्लाइड से अपन को 3 पॉइंट पता चले। पहला,
कि स्टूडेंट टेस्ट जो है, स्टूडेंट टी टेस्ट जो है, स्टूडेंट टी टेस्ट क्यों बोला जाता है, पहली चीज़ हमको पता चली। दूसरा, स्टूडेंट टी टेस्ट कब लगाया जाता है ये पता चला, <30 वाला। थर्ड, हमको पता चला यदि हमको किसी भी सिग्निफिकेंस डिफरेंस निकालना है बिटवीन टू मीन्स, अगर हमारे पास दो सैंपल हैं उनके मीन के बीच का अगर हमको सिग्निफिकेंस डिफरेंस निकालना है तो हम टी टेस्ट का यूज़ करेंगे ना। और कब कब हम टी टेस्ट का यूज़ करेंगे ये हैं, लेकिन इसको थोड़ी देर से देखेंगे। इसके बाद टी टेबल यूज़ होती है, टी टेबल को स्टडी कैसे की जाती है वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले इन पॉइंट्स को देखते हैं। नेक्स्ट, वहाँ 3 पॉइंट हमने देख लिए थे, ये 4th पॉइंट है टी टेस्ट के बारे में जो बहुत ज़रूरी है, तब हम जो है स्टूडेंट टी टेस्ट की जो टेबल है उसको स्टडी कर पाएंगे। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द वेरिएबल टी डिस्ट्रीब्यूशन रेंज फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। मतलब इसके लिए हम एक ग्राफ पर चलते हैं। ये देखिए यहाँ मैंने ग्राफ बना रखा है। जो पहला पॉइंट कहता है कि द वेरिएबल टी डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, जो हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, बेसिकली ये टेस्ट किस चीज़ के लिए लगाए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर्स या फिर डिस्ट्रीब्यूशन पता लगाने के लिए, या फिर जो डिफरेंस है उनके बीच में सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या नहीं, उनके मीन के बीच में सैंपल्स के, उसके लिए हम इन टेस्ट को लगाते हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, है ना, तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ या फिर इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं, लास्ट वीडियो हमने अच्छे से डिस्कस किया था। यहाँ पर हम छोटा सा देखेंगे कि ये जो सेंटेंस कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर हमको टी डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगाना होता है जब हम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन के रेंज की बात करते हैं, मतलब जब भी हम जो रेंज होगी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की, कहाँ से कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, उसकी अगर जब हम बात करते हैं तो वो -इन्फिनिटी से जो है +इन्फिनिटी तक जाता है। इनके बीच में ही हमारा जो है टी वैल्यू आती है, या फिर इन्हीं के बीच में हमको जो है मीन पता लगता है। ठीक है, यहाँ पर जो ये क्या, पहला सेंटेंस -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। सेकंड, यहाँ जो होता है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला ग्राफ जो ब्लैक रंग का है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। किस चीज़ के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, जो हमने सैंपल लिया या डाटा लिया है उसके। वहीं अगर हम ये जो ब्लू वाले की बात की जाए तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है टी डिस्ट्रीब्यूशन को। टी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में का जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है, पहला कि ये जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है या फिर जो हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो जो है एक्स एक्सिस से कभी भी क्रॉस नहीं करता है, मीन्स ये हमेशा इसके पैरेलल ही चलता जाता है, पैरेलल जाता है यूँ इस तरह, कब तक, जब तक हम सैंपल लगाते जाएंगे इन्फिनिटी तक। इसके साथ -इन्फिनिटी तक अगर हमारी वैल्यू आ रही है तो ये यहाँ पर भी क्रॉस नहीं करता है, पहली चीज़ ये याद रखना। कैन साथ में जो टेलिंग होती है, लास्ट वीडियो में हमने टेलिंग की बात की थी, ये जो टेलिंग होती है इस चीज़ को हम टेलिंग बोलते हैं। यहाँ मतलब लेफ़्ट साइड टेलिंग हो रही है या राइट साइड टेलिंग हो रही है, जो टेलिंग होती है वो इंक्रीज़ होती जाती है ना, इसीलिए ये टेलिंग जो है इंक्रीज होती जाती है। कब तक होती जाएगी, -इन्फिनिटी तक होती जाएगी। अगर राइट टेलिंग है तो वो लेफ़्ट इन्फिनिटी तक होती जाएगी। साथ में यहाँ जो टी डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर ये जो ग्राफ दिखा है, इस टी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन्स है कि जो हाइट है इन दोनों के बीच की, इन दोनों के बीच की जो हाइट है वो रिड्यूस हो जाती है। मीन्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से अगर कंपैरिजन किया जाए टी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ का, तो इनके बीच में जो हाइट होती है ये मीन को रिप्रेजेंट करती है 0 पर, ये मीन वैल्यू होती है अपनी, मीन को रिप्रेजेंट करती है, एक्स बार को रिप्रेजेंट करती है। इसकी जो हाइट है वो डिक्रीज़ होती जाती है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है। तीसरा, ये डिक्रीज़ क्यों होती जाती है, बिकॉज यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ सैंपल्स होते हैं, जब हमने टेस्ट स्टार्ट किया था, जब नंबर ऑफ़ सैंपल्स हमारे पास ज़्यादा थे, और जब हमारे पास टेस्ट ख़त्म होता जा रहा है तब हमारे पास नंबर ऑफ़ सैंपल्स बहुत कम थे। तो ये जो टी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ये जो हाइट है, इसका रिड्यूस होने का एक ही रीज़न है कि नंबर ऑफ़ सैंपल्स जो है हमारे रिड्यूस होते जा रहे हैं। इसी वजह से जो है इसकी मीन जो हाइट होती है वो डिक्रीज़ होती जाती है। ठीक है, यहीं पर ये पॉइंट लिखे हुए थे। पहला, द एवरेज
द वेरिएबल टी डिस्ट्रीब्यूशन रेंज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसी के साथ बीच में जो है मीन वैल्यू जो होती है वहाँ पर हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के अंदर जो हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है टी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ बेल शेप। हमने देखा एक ग्राफ जो है हमारा बेल शेप का ही था, ठीक है। एंड सिमेट्री सिमिलर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की और इसकी जो सिमेट्री होती है वो सेम होती है। यहाँ पर ये जो है रॉन्ग लग गया है, सॉरी, यहाँ पर आएगा सिमिलर, SIMIL, सिमिलर, यहाँ होगा टू, सिमिलर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो सिमेट्री होती है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में और टी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में सेम होती है और बेल शेप की होती है। थर्ड पॉइंट है द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज विद द चेंज इन डिग्री ऑफ फ्रीडम। मीन्स मतलब जब डिग्री ऑफ फ्रीडम जब चेंज होगा तो जो हमारा ग्राफ का शेप है वो भी चेंज होता जाएगा। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है ये हम आगे एक टी टेबल पढ़ेंगे, वहाँ पर बताऊंगा कि डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। और लिखा हुआ है इट इज़ लेस पीक इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेंटर मोर पीक्ड इन द टेल। वही मीन्स जो हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के और जो टी डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीक होता है वो ज़्यादा होता है और टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीक होता है वो छोटा होता है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो रिड्यूस होती जाती है एज़ कम्पेयर टू सैंपल हमारे रिड्यूस हो रहे हैं। तो यही डिफरेंस है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में और टी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कर्व कैसे बनता है, टेलिंग क्या होती है, बहुत अच्छे से आप उसको देख सकते हो एक बार जाकर। और यहाँ पर और डिस्कस करते हैं हम टी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में। देखिए यदि हमने कोई सैंपल लिया है, ये है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ओके, ये ब्लैक वाला, और ये जो मैंने बनाए हैं तीन, ये हैं हमारे टी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको हम सैंपल के तौर पर देखते हैं। पहली चीज़ यहाँ पर हमको पता है जब सैंपल साइज इज़ n जो है स्मॉलर देन 30 होगा, 30 हो तो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। और यदि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मीन्स ये पैरामीट्रिक टेस्ट है, इसके अंदर अगर हमको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है किस रेंज में, n इज़ स्मॉल, मतलब नंबर ऑफ साइज जो है स्मॉलर देन 30 लिए हैं और हमको n डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, मीन्स जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व और जो टी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व सिमिलर आ रहा है, इससे जो पैरामीटर्स यहाँ हमने डिस्कस किए वो सारे पैरामीटर्स सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पर मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और यदि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो यहाँ पर एक्सेप्ट कर ली जाएगी, ठीक। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि जब नंबर ऑफ सैंपल्स लेस देन 30 हो वहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके साथ साथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ जो H0 हमारे जो नल हाइपोथेसिस है वो यहाँ पर एक्सेप्ट कर ली जाएगी, अगर अकॉर्डिंग टू हम नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं तो। और यदि हम नल हाइपोथेसिस की जगह अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग टेस्टिंग कर रहे हैं तो वो भी यहाँ एक्सेप्ट की जाएगी। ये डिपेंड करता है किस चीज़ पर, जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है उसकी जो फर्स्ट स्टेप थी कि हम सिलेक्ट कैसे करें फर्स्ट नल हाइपोथेसिस को या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। यह है पहला पॉइंट याद रखने वाला। दूसरा पॉइंट क्या याद रख सकते हैं, यदि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। पहला यहाँ हमने रिप्रेजेंट किया है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाया है। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन n का साइज़ जो है नंबर ऑफ सैंपल हमारा स्मॉलर देन 30 या इक्वल देन 30 है तो यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा और ये पैरामीट्रिक टेस्ट कहलाएगा। यदि नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 30 है तो भी यही एक ही बात है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और यदि हमारा नंबर ऑफ सैंपल यदि स्मॉलर देन 30 है तो इसका मतलब नंबर ऑफ साइज़ मैंने यहाँ पर 5 ले लो या फिर 10 ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन 30 से कम, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को टी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर आगे आपको एक पॉइंट मिलेगा कि जब हम जो x एक्सिस है वहाँ से जो टेलिंग देखी जाती है, ये जो होती है x एक्सिस से
टेलिंग देखते हैं। टेलिंग मीन्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व का और एक्स एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस जो है आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा किस चीज़ के अंदर, टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक हाइट होती है जिस पर हमारा सैंपल की स्टडी की जाती है, लेकिन यदि टी डिस्ट्रीब्यूशन अपन को देखना है तो हमारा जो एक्स एक्सिस से टी डिस्ट्रीब्यूशन की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होती जाएगी हर बार। ये देखिए, अगर सैंपल साइज हमने डिक्रीज़ किया तो अगर नंबर ऑफ सैंपल साइज 10 है, सॉरी यहाँ 5 या 10 जो भी सैंपल ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा पहला 30 पर रिप्रेजेंट किया, दूसरा यदि नॉर्मल टी डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिखाना है लेस देन 30 का तो वो इस तरह से दिखाएंगे हम, लेकिन जो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट, और दिखाना हो यदि नंबर ऑफ सैंपल्स 5-10 से छोटा और कर दिया, नंबर ऑफ सैंपल्स हमने 2 ले लिए, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो है ये पर्पल कलर का देखा है यूँ, मीन्स एक्स एक्सिस से जो है इसकी डिस्टेंस और बढ़ जाएगी, लेकिन जो मीन वैल्यू है वो तो 0 पर ही रहेगी, एक्स एक्सिस पर ही रहेगी। और बेसिकली जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारे इसी चीज़ के लिए होता है कि यदि आप जब एनोवा टेस्ट पढ़ोगे तो वहाँ पर हम देखेंगे ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन ये है डिस्टेंस है, इन्हीं डिस्टेंस के बेसिस पर हम जो है एनोवा टेस्ट लगाते हैं। एनोवा टेस्ट के अंदर क्या होता है, जब अब हमको किसी भी 2 सैंपल्स के बीच के मीन का डिफरेंस निकालना हो, मीन्स अगर हमने सैंपल जो रेंज ली है यहाँ से यहाँ तक ली है तो पहला मीन आएगा वो इस जगह पर आएगा, दूसरा सैंपल यदि हमने इसी में से लिया है, इसी पॉपुलेशन से लिया है तो उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ होगा एनोवा टेस्ट के अंदर। थर्ड अगर सैंपल हमने यहाँ लिया है तो यहाँ, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी उन सभी की स्टडी हम एनोवा के अंदर करेंगे, मीन्स इनके बीच में कितना सिग्निफिकेंस डिफरेंस है उसकी स्टडी हम एनोवा टेस्ट के अंदर करेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम जो है नंबर ऑफ सैंपल्स को डिक्रीज़ करते जा रहे हैं या इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, उसके बेसिस पर हमको 4-5 पैरामीटर्स जो अभी हमने यहाँ देखे थे उनको फुलफ़िल करने के लिए जो है टी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और टी वैल्यू को निकाला जाता है। ठीक, तीनों पॉइंट आपको समझ में आएंगे। पहले नंबर ऑफ 30 वाला कि किस तरह रिप्रेजेंट करना है, सेकंड टी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ की जो टेलिंग का डिस्टेंस होता है, नंबर ऑफ सैंपल डिक्रीज होते जाते हैं तो टेलिंग का जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस से इंक्रीज होता जाएगा। थर्ड पॉइंट, यदि कोई बोल दे हमसे कि हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल 0 हैं, नंबर ऑफ सैंपल 0 है, तो किस तरह हम इस ग्राफ के अंदर इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए मैं जो है इसको इरेज करता हूँ पहले, फिर बताता हूँ। ये देखिए, यदि हमसे बोल दिया जाए कि हमारे सैंपल्स का नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे 0 है तो हम यहाँ पर n को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके अंदर, तो यदि हम नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप सोचिए कम करते जा रहे हैं, मतलब सैंपल जो है हम रिड्यूस करते जा रहे हैं, तो 0 अगर बोल दिया तो 0 पे जो है सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं हम यहाँ अगर नंबर ऑफ सैंपल डिक्रीज होते जाते हैं। मीन्स यदि हमसे पूछ लिया जाए n की वैल्यू 0 है तो पीक कहाँ होगी, तो पीक हमारी जो है आएगी ही नहीं, पीक जो है हमारी आएगी नहीं एज कम्पेयर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स फ्लैट पीक हमको दिखेगी। कौन सी पीक? फ्लैट पीक दिखेगी हमको, बिकॉज यहाँ पर हमने सैंपल्स लिए ही नहीं है, नंबर ऑफ सैंपल्स ही 0 हैं, तो हम टेस्ट कैसे लगाएंगे। और हमको पता है पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर जो है हम पैरामीटर, जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है क्वालिटेटिव, मीन्स नंबर के बेसिस पर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्वांटिटी के बेसिस पर हम जो है इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक, यही है पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट और टी टेस्ट। अब देखिए यह इन सभी से हमको जो है टी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू पता लगेगी। जब यदि हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर हम जो है टी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू निकालते हैं कि टी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकाला जाता है। उस टी डिस्ट्रीब्यूशन को निकालने के लिए हमारे पास डिफरेंट फार्मूलेज होते हैं, जो फार्मूले यहाँ लिखे हुए हैं। मीन्स टी टेस्ट का यूज़ कहाँ होता है? टू टेस्ट, पहला टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ मीन ऑफ रैंडम सैंपल। यदि हमने कोई भी रैंडम सैंपल ले लिया पॉपुलेशन से और उसका मीन निकालना है और उनके बीच का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, मीन के बीच का सिग्निफिकेंस डिफरेंस निकालना है मीन के बीच का रैंडम पॉपुलेशन से, तो हम कौन कौन से
कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो ये लिखा हुआ है, t इक्वल टू मोड ऑफ एक्स बार माइनस म्यू मोड क्लोज इनटू रूट अंडर एन। मीन्स यहाँ पर ये जो t दिखा रहा है, यहाँ पर जो t है, t जो है वो है हमारा t वैल्यू, मीन्स टी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू, टी टेस्ट की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करना है। सेकंड, ये जो साइन है ये है मोड का। मोड का मतलब यहाँ पर ये है, यदि मोड के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव होती है तो मोड यदि अपन ओपन कर देते हैं तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है ना। और ये जो एक्स है, एक्स का मतलब है मीन। किसका मीन? सैंपल का मीन। उसको हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि एक्स बार की वैल्यू यहाँ नेगेटिव में है और यदि उसके बाद हमने मोड हटाया तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। मोड का मतलब इतना ही है, ठीक। तो यहाँ जो एक्स बार है वो सैंपल के मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड, ये जो म्यू है, म्यू जो है पॉपुलेशन के मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? म्यू जो है पॉपुलेशन के मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और सैंपल के मीन को एक्स बार रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ जो एन है, एन जो है नंबर ऑफ सैंपल्स हैं और एस जो है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल। फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था कि एस का मतलब स्मॉल एस को जो है हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सिग्मा यदि यूज़ हो रहा है किसी फॉर्मूले में तो वहाँ पर जो है हम क्या लेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन किसका? पॉपुलेशन का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पर। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है ये रूट अंडर समेशन ऑफ x माइनस x2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस वन। n माइनस वन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हर फॉर्मूले में आप देखिए यहाँ पर n माइनस वन यूज़ किया है, यहाँ पर n प्लस n2 किया है, यहाँ पर n1 प्लस n2 माइनस वन किया है, यहाँ पर n माइनस वन किया है, यहाँ पर रूट अंडर n माइनस टू। ये जो n माइनस या फिर जो भी वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करती है किसको? डिग्री ऑफ फ्रीडम को। किसी भी फॉर्मूले के अंदर यदि इस तरह की वैल्यू या फिर इस तरह का फॉर्मूला कोई यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है रिप्रेजेंट करता है इस फॉर्मूले में n माइनस वन, ठीक। तो पहली चीज़ हमको यह पता चली टी टेस्ट कहाँ यूज होता है। पहला, टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ मीन। यदि हमको रैंडम सैंपल ले लिया, उसका मीन निकालना है, उनके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं, उसके लिए हम जो है टी टेस्ट लगाते हैं। और हमको पता है टी टेस्ट दो तरीके का होता है, एक होता है अनपेयर टी टेस्ट, दूसरा है पेयर टी टेस्ट। अनपेयर और पेयर टी टेस्ट में क्या अंतर है? ये जो अनपेयर्ड टी टेस्ट होता है इसको हम जो है बोलते हैं इंडिपेंडेंट। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट टेस्ट। और ये जो पेयर टी टेस्ट होता है इसको बोलते हैं डिपेंडेंट। मींस ये जो टेस्ट होंगे हमारे पेयर्ड वाले वो किसी ना किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं और ये वाले जो अनपेयर्ड होते हैं वो किसी भी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करते। इसीलिए इनको हम जो है इंडिपेंडेंट बोलते हैं। किसको? अनपेयर टेस्ट को। और जो पेयर टेस्ट होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं किसी ना किसी अदर वैल्यू पर। फॉर एग्जांपल, यदि हमने किसी पर्सन को एक ड्रग दिया, जैसे एक हमारे क्लास का कोई स्टूडेंट है उसको हमने एक ड्रग दिया पैरासीटामोल, जिसकी जो वैल्यू थी वो थी 500 mg। क्या दिया था? 500 mg। फिर इसी पर्सन को हमने जो है 700 mg की पैरासीटामोल दी और इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो जो है पहले 500 देने के बाद अलग रिज़ल्ट होगा, 700 देने के बाद अलग रिज़ल्ट होगा और दोनों को कंबाइन दिया तो उसका रिज़ल्ट जो है एकदम डिफरेंट होगा। मींस ये इन दोनों का जो रिज़ल्ट आ रहा है, जो रिज़ल्ट आ रहा है वो एक दूसरे पर डिपेंड करेगा दोनों वैल्यू को देने के बाद किसी एक पर्सन के ऊपर ही। और ये हमारा पर्सन जो है वो किसी ना किसी पॉपुलेशन से या किसी ना किसी सैंपल से लिया होगा, ठीक। वहीं यदि हमने दूसरी पॉपुलेशन ली, उसके अंदर से एक सैंपल लिया, दूसरा सैंपल लिया, उस सैंपल में मानो एक बंदे को हमने 500 पैरासीटामोल दी, इस बंदे को हमने 700 पैरासीटामोल दी, तो यहाँ पर इनके जो रिज़ल्ट होंगे वो डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर जो पर्सन लिए हैं वो डिफरेंट है दोनों के दोनों। ये इसका जो रिज़ल्ट एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा। इसीलिए ये जो है पेयर्ड
टी टेस्ट के अंदर ना मानते हुए ये जो है हमारा अनपेयर टी टेस्ट के अंदर आएगा, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट हैं, इनके रिजल्ट एक दूसरे से, और जो पेयर टी टेस्ट होगा वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। नाउ सेकंड देखते हैं हम कि इस टेस्ट का यूज़ कहाँ है। टी टेस्ट का पहला हमने देख लिया, दूसरा है कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन, अल्फ़ा वैल्यू। ये क्या है भाई? अभी हमने पेयर टी टेस्ट देख लिया, टी और अनपेयर टी टेस्ट देख लिया। वन लाइन टेल हम जानते हैं क्या होता है, टू लाइन टेल हम जानते हैं क्या होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग वन लाइन टेलिंग आती है, टू लाइन टेलिंग आती है। ग्राफ के अंदर लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। इसके साथ यदि हमको किसी भी क्वेश्चन के अंदर यदि हमको पता लगाना है या फिर किसी भी सैंपल की हमको कॉन्फिडेंस लेवल या फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट करना है, अल्फ़ा वैल्यू एस्टिमेट करना है, तो हम टी टेस्ट का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर ये फॉर्मूला जो यूज़ होगा वो ये होगा। नॉर्मल यदि हमको वन टेस्ट और टू टेस्ट नहीं दिया है, इसका नॉर्मल फार्मूला बोला जाए तो नॉर्मल फार्मूला होगा एक्स बार प्लस माइनस टी ए एस बाई रूट अंडर एन। नॉर्मल फार्मूला ये भी हो सकता है। यदि हमको टू टेल बोल दिया जाए स्पेशली, तो टाइम को जो है हम a/2 से रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ कॉन्फिडेंस इंटरवल लेवल अगर अपन को कैलकुलेट करना है किसी क्वेश्चन में। थर्ड, यदि हमको टू टेस्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ द टू सैंपल्स, वही जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि यदि हमको दो सैंपल्स के बीच के मीन्स का सिग्निफिकेंस डिफरेंस निकालना है, तो उसके लिए भी हम जो है टी टेस्ट यूज़ करेंगे। और जो टी टेस्ट होगा वो इंडिपेंडेंस टाइप का होगा। इंडिपेंडेंट होगा मतलब अनपेयर टी टेस्ट होगा। इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, टी इक्वल टू एक्स बार माइनस एक्स टू अपॉन एस इंटू रूट अंडर एन वन इंटू एन टू अपॉन एन प्लस वन। अभी हमने देखा ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एस जो है हमारा यही क्या है बताओ, एस जो है हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी हमने बात की थी। एस जो है हमारा वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स निकालना हो तो हम टी टेस्ट का यूज़ करेंगे। फोर्थ कहाँ यूज़ कर सकते हैं टी टेस्ट का, टू टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ टू सैंपल्स। ये दोनों सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या? इंडिपेंडेंट टेस्ट यदि अनपेयर टेस्ट लगा रहे हैं तो अलग है, और डिपेंडेंट टेस्ट लगा रहे हैं हम मीन्स, तो हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टी इक्वल टू डी इंटू रूट अंडर एन बाई एस। और एस निकालने का यहाँ फॉर्मूला ये है, और यहाँ पर एस निकालने का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। ठीक, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन फॉर्मूलेज का यूज़ करेंगे। उसके साथ साथ ये डी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, डी माइनस टू क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ हमको टी टेस्ट के बारे में जानना है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। डी लिखा हुआ है यहाँ पर मीन ऑफ डिफरेंस। फिफ्थ, हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं टी टेस्ट का, टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ एनी ऑब्जर्व कोरिलेशन कोफिशिएंट। यदि हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट का ऑब्जर्वेशन करना है, जैसे हमने दो सैंपल लिए, उनके बीच में डिफरेंट कोरिलेशन फैक्टर्स आए, कोरिलेशन कोफिशिएंट्स आए, उनके बीच में सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या नहीं, उस चीज़ का अगर टेस्ट लगाना है तो हमको टी टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। जिसके अंदर टी टेस्ट का फॉर्मूला होता है टी टेस्ट का फॉर्मूला होता है रूट आर डिवाइडेड बाई रूट अंडर वन माइनस आर स्क्वायर इंटू रूट अंडर एन माइनस टू। यहाँ पर एन जो है नंबर ऑफ सैंपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर जो है कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं वो सारे के सारे हम टी वैल्यू निकालने के लिए यूज़ कर रहे हैं। टी वैल्यू मतलब टी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू। अब जो टी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू है वो कुछ भी आ सकती है, जो कि एक स्टैंडर्ड टेबल के अंदर दी हुई है। टी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू हमने देखी थी, अभी टी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल ये है। डिफरेंट फॉर्मूलेज यूज़ करके हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू निकाली। ये लिखी हुई है टी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू, जिनका हम एस्टिमेशन करेंगे किस तरह, एक एग्जांपल लेके। ठीक, अभी तक देखिए, अब हम जो है अभी तक हम लोगों ने डिस्कस क्या किया है, अभी तक हम लोगों ने देखा कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर हमने पैरामीट्रिक टेस्ट देख लिया, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट देख लिए क्या होता है, दोनों में डिफरेंस देखा। इसके साथ टी टेस्ट क्या होता है,
टी टेस्ट के अंदर अनपेयर्ड और पेयर्ड किस तरह डिफ्रेंशिएट किए गए, इसके साथ टी टेस्ट के डिफरेंट हमने फॉर्मूले देखे जिनके बेसिस पर हम जो है टी वैल्यू निकालते हैं। अब टी वैल्यू निकालने का हम एक एग्जांपल देखते हैं, फिर देखेंगे इस टेबल को कैसे रीड किया जाता है। ठीक, और जो हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन आया है उसकी वैल्यू है 2.776। मानो ये किसी भी हमने एक फॉर्मूले का यूज़ किया, उसके बाद हमारी टी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू या फिर टी वैल्यू जो आई है वो आई है 2.776 और एन की वैल्यू नंबर ऑफ सैम्पल हमने 5 लिए थे। देखिए अभी अभी हमने डिफरेंट फार्मूले देखे, उन फार्मूले के बेसिस पे हमने टी वैल्यू निकाली। टी वैल्यू निकाली मीन्स अब मान लो कि आपने कोई तो टी डिस्ट्रीब्यूशन किया, उसके बाद टी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमको कैलकुलेशन करते हुए जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है वो है 2.2। एग्जांपल, यदि हमने कोई सैंपल लिया है उसमें नंबर ऑफ सैंपल्स हमने 5 लिए और जो टी डिस्ट्रीब्यूशन की जो वैल्यू है वो आई है हमारी 2.2 मीन्स टी वैल्यू। जो डिफरेंट फॉर्मूले यूज़ किए उनके बाद यदि हमारी टी वैल्यू आई है 2.2, ठीक, और ये जो यहाँ पर मैंने वैल्यू लिखी हुई है 2.776, ये जो वैल्यू है ये है स्टैंडर्ड वैल्यू जो हमने ली है कहाँ से, बुक से या फिर टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से। ये वैल्यू किस चीज़ के लिए है, नंबर ऑफ सैंपल्स जो है 5 होते हैं तो ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है टी डिस्ट्रीब्यूशन की, टी टेस्ट को लगाने के बाद। और हमने कोई पॉपुलेशन ली, पॉपुलेशन से सैंपल लिया, सैंपल की वैल्यू यदि हमने नंबर ऑफ सैंपल लिए कितने 5 लिए और उसकी कैलकुलेट किया तो टी वैल्यू आई डिफरेंट फार्मूले या किसी भी एक फार्मूले का यूज़ करके उसकी वैल्यू आई 2.2। इसका मतलब यदि कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ स्मॉलर देन टी डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू, यदि टी डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू से जो स्टैंडर्ड वैल्यू से यदि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो छोटी है तो यहाँ पर जो हमने जो हाइपोथेसिस ली थी H0 वो एक्सेप्ट हो जाएगी। और यदि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उससे ज़्यादा है मीन्स 2.77 से 6 से ज़्यादा है तो यहाँ पर हमारी जो हाइपोथेसिस हमने ली थी नल हाइपोथेसिस वो यहाँ पे फेल हो जाएगी। या फिर यदि हमने H1HA लिया था, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ली थी, उसको मानकर हमने सैम्पलिंग की, टेस्टिंग करने के बाद उसकी वैल्यू 2.2 आई टी वैल्यू, तो यहाँ पर हमारी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी। और यदि 2.2 से ग्रेटर आई है, 2.2 से ज़्यादा आई है तो यहाँ पर हमारी H0 जो है या फिर जो भी हमने हाइपोथेसिस ली है वो रिजेक्ट हो जाएगी। मतलब यदि मान लो सैम्पलिंग के टाइम, सेकंड एग्जांपल लेते हैं, यदि मान लो आपकी सैम्पलिंग के टाइम किसी भी टेस्टिंग करने के बाद आपकी टी वैल्यू आई है 3.1 आई है तो इसका मतलब ये है कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ ग्रेटर देन टी डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेबल के अंदर जो वैल्यू दी है उससे ज़्यादा आई है। मींस स्टैंडर्ड वैल्यू टी डिस्ट्रीब्यूशन की नंबर ऑफ सैंपल्स के 5 लेने पर ये है 2.776। यदि इससे ज़्यादा आ जाती है मींस 3.2 आई, 3.5 आई, 3.7 आई या 4 आई, तो यहाँ पर जो हमारी हाइपोथेसिस जो हम ले रहे थे वो फेल हो जाएगी, चाहे वो नल हाइपोथेसिस हो या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो, किसी भी कोई भी हाइपोथेसिस हो वो फेल हो जाएगी और हमारा टेस्ट भी फेल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो हमने स्टैंडर्ड टेबल है, अब देखिए यदि नंबर ऑफ़ सैंपल्स हमने 5 लिए, उसको कैलकुलेट करने के बाद यदि हमारी वैल्यू नंबर ऑफ़ सैंपल्स यदि हमने 5 लिए उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है हमारी कितनी आ रही है 2.571 और यहाँ पर 2.776 जो है नंबर ऑफ़, यहाँ पर जो कैलकुलेटेड वैल्यू है स्टैंडर्ड वैल्यू है 2.776, ये जो नंबर ऑफ़ सैंपल्स हमने 4 लिए हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड है। नंबर ऑफ़ सैंपल्स यदि हमने 5 लिए हैं तो उसकी स्टैंडर्ड टी वैल्यू ये है। मतलब ये है नंबर ऑफ़ सैंपल्स यदि हमने 4 लिए थे किसी भी सैम्पलिंग टेस्ट के अंदर और उसकी वैल्यू हमारी
776 से कम है तो इसका मतलब ये है हमारी जो टेस्टिंग है वो अप्रूव होगी, एक्सेप्ट कर ली जाएगी। सेकंड, यदि हमने सैंपल लिए हैं 4 एंड उसकी वैल्यू हमारी 3 पॉइंट कुछ आ जाए या फिर 2.776 से ज़्यादा आ जाए तो हमारी यहाँ पर जो भी टेस्टिंग की है वो फेल हो जाएगी, चाहे नल हाइपोथेसिस ली हो या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग आपने सैम्पलिंग की हो। तो यही यूज़ होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का। मींस डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलेज़ का यूज़ करके, इन पांचों फार्मूले का यूज़ करके हम जो भी कैलकुलेट करते हैं, टी वैल्यू निकालते हैं, वो टी वैल्यू यदि हमारी नंबर ऑफ सैंपल, स्टैंडर्ड सैंपल और स्टैंडर्ड वैल्यू के से अगर स्मॉल आई है या फिर उसके बराबर आई है तो हम हाइपोथेसिस को या फिर टेस्टिंग को एक्सेप्ट कर लेंगे, यदि उससे ज़्यादा जाती है तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। इसीलिए इस टेबल का यूज़ किया जाता है। ठीक, तो इस पीडीएफ के अंदर या फिर इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, इनको कब कब लगाया जाता है, इसके साथ इनमें डिफरेंस क्या है। इसके साथ हमने स्टूडेंट टी टेस्ट देखा, डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलेज देखे टी टेस्ट के। उसके बाद हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को कैसे कंपेयर करें किससे, टी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को, वो देखा। उसके बाद नंबर ऑफ़ सैंपल्स हमने कितने लिए हैं उसके बेसिस पर टेस्टिंग की। टेस्टिंग के बाद जो हमारी टी वैल्यू आई है उसको किस तरह हम टी टेबल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या फिर कंपेयर कर सकते हैं और अपना जो टेस्ट है उसको पास होगा या फेल होगा, टी टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने इस टेबल से चेक किया। अब इस जो थ्योरी हमने पढ़ी है उसको हम अप्लाई करेंगे किसी भी एक एग्जाम्पलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और वो क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। यदि नाउ ये सब हम थ्योरेटिकल पोर्शन देख चुके हैं। यदि इसका आपको एक क्वेश्चन चाहिए जिस फॉर्मूले का यूज़ करके, किसी भी पांचों में से फॉर्मूले किसी भी एक फॉर्मूले का यूज़ करते हुए, तो हम एक नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है एक क्वेश्चन लेकर आऊँगा जिसके ऊपर टी टेस्ट का क्वेश्चन होगा। हम टी टेस्ट की जो थ्योरी है उसको अप्लाई करेंगे, उसके साथ रिजल्ट लाएंगे, फिर मैच करके देखेंगे वो हमारा सैंपल रिजेक्ट होगा या पास होगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में एनोवा टेस्टिंग साथ इसका एक एग्जाम